नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और आज हम बात करेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं और उन सब के पीछे क्या कुछ आम जनता के लिए छिपा है, ये जनता को बताना भी बहुत जरूरी है। मसलन कल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी आए थे। उन्होंने वहां से कुछ बड़ी घोषणाएं की, खासकर उत्तराखंड के युवाओं को केंद्र में रखकर। इधर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी जो है वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। तो वही कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अलग अलग सपने बुने जा रहे हैं जनता जनार्दन के लिए और सबका मकसद एक ही है, वोट पाना। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा प्रश्न एक आम उत्तराखंडी के लिए है वो ये है कि जो वादे किए जा रहे हैं और खासकर वो वादे जिसे पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, यानी धन की ज़रूरत होगी, वो धन कहाँ से आएगा। ऐसा ही एक छोटा सा पत्र मैंने कल ओपन लेटर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को लिखा था, जिसपे मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि मैं एक छोटा सा साक्षात्कार उनका करना चाहूँगा। और उसके पीछे एक वजह थी कि उन्होंने जो जो घोषणाएँ की हैं, नेचुरली उन्होंने होमवर्क किया होगा, जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उनका ध्यान में रखा होगा। लेकिन जब भी उनको सहूलियत होगी या उनका ये विवेकाधिकार है, मुझे लगा कि मुझे उनसे ये आग्रह करना चाहिए। मैंने वो आग्रह किया और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे सभी राजनीतिक दल अपने एजेंडे और अपनी बातों को सामने लेकर आएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सब उन बातों को पूरा करने के लिए उन राजनीतिक दलों ने जो होमवर्क किया है, जो धन की उपलब्धता कैसे होगी, इस पर हम ज़रूर हर राजनीतिक दल से ये प्रश्न पूछेंगे। और दूसरी बात मैं अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कहता। मैं पिछले कई महीनों से मसलन दिल्ली उत्तराखंड के तो बजट को मैं देख ही रहा था और मेरे साथ ईश्वर की कृपा से सौभाग्य रहा है कि जब मैं लोकसभा टीवी या न्यूज़ नेशन में अपने पत्रकारिता के दौरान था तो मुझे भारत सरकार के 13 से 14 बजट कवर करने का मौका मिला है। ये जो दो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उत्तराखंड सरकार का बजट का डॉक्यूमेंट है, ये दिल्ली सरकार का बजट का डॉक्यूमेंट है। इन दोनों को भली भांति इनका अध्ययन करने के बाद और ये जो बिजली के टैरिफ को लेकर जो अध्ययन किया गया है, जो बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात है प्रति माह, उन सब के अध्ययन के बाद ये प्रश्न उठना लाजमी था। एक जिज्ञासा है हर उत्तराखंडी के मन में कि उन्होंने जो वादे किए उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने आर्थिक संसाधन जुटाने की ओर संकेत नहीं किया और वो आर्थिक संसाधन कैसे जुटाएंगे या उनके पास क्या फॉर्मूला है, जाहिर तौर पे हर उत्तराखंडी जानता है। लेकिन आज इस चर्चा पे हम अपने साथ एक बहुत ही खास मेहमान को जोड़ रहे हैं और आप सब लोग उन्हें जानते हैं, उनके विचारों से अवगत हैं। वो कुछ नया करने के लिए जाते हैं। श्रीमान अनूप नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि डायलॉग में। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से भी निवेदन किया है कि मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ें, क्योंकि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आपसे सीधे सरोकार रखते हैं, खासकर हमारी महिलाओं से, हमारे यूथ से, पूरे उत्तराखंड से। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रमेश भाई। हाँ, अनूप जी, मैं पहला सवाल, एक चीज को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए पूरे देश के सामने। इस देश में फ्री कुछ नहीं होता सर। हम फ्री फ्री कहते रहते हैं लेकिन फ्री कुछ नहीं होता। आप कान को यहां पकड़े या कान को घुमा के पकड़े, पैसा तो आप ही की जेब से आना है, आप ही को देना पड़ेगा। यानी आम जनता को टैक्स के रूप में देना होगा, क्योंकि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। तो हमें पहले ये अपने दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, फ्री कुछ नहीं होता। अनूप सर। रमेश जी, सबसे पहले तो आपको एज ऑलवेज बधाई कि आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट, एक बड़ा टॉपिकल और बड़ा रेलेवेंट इश्यू जो है आप पब्लिक डोमेन में आज एक बार देवभूमि डायलॉग के मंच पर लाए हैं, जिससे हजारों लोग उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर देश में और विदेश में फॉलो करते हैं। हम सबको पता है कि 5 या 6 महीने के बाद में उत्तराखंड में इलेक्शन होने हैं जी। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर कोई जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, जो भी उनके विजन स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उनके मैनिफेस्टोज होंगे, जिस तरीके से भी वो उत्तराखंड के लोगों को लुभाने के अपने प्रयास करेंगे, वो अपने ऑफर्स को, मैं उसको ऑफर ही कहूंगा, वो अपने ऑफर्स को या अपनी सोच को पब्लिक के सामने रखेंगे।
तो जैसा आपने कहा कि अच्छा, एक बात और रमेश जी, इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले, कि जो आप और मैं जो बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे। आपकी और जो मेरी बहस है, ये जो हमारी जो चर्चा है, वो उत्तराखंड के समस्त राजनीतिक दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय हैं, बिल्कुल चाहे वो क्षेत्रीय हैं, चाहे वो कहीं के भी दल हों, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए है। अगर मैं आपके बिहाफ पर भी बोलूं और देवभूमि डायलॉग के बिहाफ पर भी बोलूं, तो यही कहना चाहूंगा बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को लेकर के बात करना है। हम किसी पार्टी को ना तो फेवर कर रहे हैं, ना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या मैंने सही बात बोली रमेश जी? बिल्कुल। और मैं मतलब इस बात को आगे बढ़ाने से बिल्कुल अनूप जी, आपने सही कहा। पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हम जनता की आवाज बनकर सामने आए हैं, जनता के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें हैं वो सारे राजनीतिक दलों पे लागू होती है। अनूप जी, तो ये बात क्लैरिफाई करने के बाद में, देखिए, हमारी संस्था की और मेरी तो व्यक्तिगत फितरत ये भी है कि भाई जो भी बात हो वो किसी तथ्यों के आधार पर बात हो। अब चूंकि हम एक आर्थिक बात कर रहे हैं और हम सिर्फ कल की बात नहीं करते, अगर हम एक पूरा एक इकोनॉमिक लैंडस्केप जिसको हम कहते हैं, अगर हम उत्तराखंड का देखते हैं, मुझे मालूम है कि आपके पास में इसको लेकर के बहुत अधिक डेटा भी है, बहुत सारी जानकारी है। लेकिन मैं अगर उस बात को शुरू करूं तो जैसा उत्तराखंड के पहले बजट की अगर बात करें, तो एक जो डायमेंशन है वो उत्तराखंड का एक बजट है। और बजट एक बड़ी सरल भाषा में बोले कि हम अगर एक महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं तो हमारा बजट 10,000 रुपया हो गया। अगर हम 20,000 कमाते हैं तो 20,000 हो गया। 1 लाख कमाते हैं तो 1 लाख। जो भी हम कमाते हैं उसी के आधार पर, जितनी भी हमारी इनकम होती है उसी के आधार पर हमारा एक बजट बनता है जी। एक चीज हो गई बजट। जिस तरीके से जब हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, एक बड़ी स्वाभाविक चाह रहती है कि भाई मेरा सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाए, मैं और ज्यादा पैसा कमाने शुरू कर दूं। उसी तरीके के साथ में राज्य की भी एक सोच रहती है कि किस तरीके से मैं अपने संसाधनों के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकूं। तो जिसको हम रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी मोटी बात यही है, भाई हमारा बजट है। भाई ठीक है, आज मैं 20,000 रुपया कमाता हूं तो मेरा एक महीने का कितना खर्चा आता है, उसमें से मेरे को कितना पैसा खर्चे पे लगाना है, वो मेरा बजट है। बिल्कुल। ये मोटी मोटी 2-2, 3-3 चीजें हैं। इसी तरीके से हमें अपने राज्य के फाइनेंस को भी और अपनी वित्तीय स्थिति को समझने की आवश्यकता है। उत्तराखंड का जो बजट है सालाना, क्योंकि हर वर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, आखिरी जो बजट उत्तराखंड का है लगभग 57,000 करोड़ उत्तराखंड का बजट आया। अभी थोड़ी देर पहले आपकी और मेरी बात हो रही थी, आपने कहा उत्तराखंड के ऊपर जो कर्ज है, इतने वर्षों का जो कर्ज है, वो 80,000 करोड़ रुपया। तो 80,000 करोड़ अपने आप में एक बड़ा भारी भरकम आंकड़ा, यानी जो आपका बजट है एक साल का, उससे कहीं ज्यादा, उससे लगभग 30% ज्यादा जो आपकी उधारी है। भाई कर्ज कहां से आता है? कर्ज तो उधारी से ही आता है। तो आपका बजट इतना, औसतन अगर एक उत्तराखंडी में बात की जाए, वो 6,500 से 7,000 के आसपास का कर्ज है ना। तो अब ये आपने पर उत्तराखंडी का भी फिगर ले लिया। भाई ठीक है, 1,15,00,000 अगर हम अपनी जनसंख्या मानते हैं तो 80 माफ करोड़, कीजिएगा, 65 से 70,000, 65 से 70,000 रुपए, 65-70-80,000 रुपए एक कर्ज भी हो गया। अब इसमें हम अपनी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो हमको बजट मालूम है, हमें यह भी मालूम है कि भाई हमारे पर खर्च कितना है। बिल्कुल। तीसरी बात ये भी मैं तो बड़ी सरल भाषा में इस बात को बोल रहा हूं कि हर इंसान इस बात को जानता है, जो आपका इस प्रोग्राम देख रहा है या जो नहीं देख रहा है, कि कोविड काल में अर्थव्यवस्था को क्या उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था को हुआ, और व्यक्तिगत स्तर पर हर इंसान की, पुरुष महिला, हर परिवार की अपनी अपनी एक कहानी और अपनी अपनी एक दास्तां है। और अधिकांश लोगों को इस कोविड का एक दुष्प्रभाव ही देखने को मिला है। चंद कुछ सेक्टर हो सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप एक हॉस्पिटल सेक्टर से जुड़े हुए थे, आप हॉस्पिटल के मालिक थे, या कुछ इस किस्म की आपकी केमिस्ट की दुकान थी, तो ठीक है, आपकी कमाई ज्यादा हो गई क्योंकि ज्यादा दवाइयां बिक गई। लेकिन अगर हम 90-95% लोगों की बात करते हैं, विशेष तौर पर उत्तराखंड की, जिसकी अर्थव्यवस्था भी सर्विस सेक्टर के ऊपर आधारित है, लाखों हमारे जो युवा भाई, हमारे बहन परिवार पलायन करके अपना पेट पालते हैं देश के अन्य राज्यों में, तो उत्तराखंड की परिस्थिति सबके सामने है। अब इस कोविड काल में एक जो मोटी मोटी बात उभर करके आती है, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका दुष्परिणाम बढ़ा है, आने वाले समय में क्योंकि आपको उसकी रिकवरी भी करनी है। ठीक बात है। तो ये हमने 3 बातें करी। हमने एक बजट के बारे में बात करी,
हमने एक कर्ज के बारे में बात करी, हमने आज की एक वास्तविकता के बारे में बात करी, और चौथी और आखिरी बात रमेश जी मैं एक करना चाहूंगा, और फिर हम जो कल की बात पर आ जाएंगे, वो ये है कि आप अपनी आय के संसाधन कैसे बढ़ाते हैं। आपके पास जो बजट है, आप अपने बजट को ही नहीं खर्च कर पाते। तो ये जो पूरा लैंडस्केप है, ये जो पूरा मानचित्र है, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा संतोषजनक या आत्मविश्वास पैदा करने वाला नहीं बिल्कुल। है। तो आपने ये अब बात कल बिल्कुल की सही बात, कही कि एक संकेत दे दिया है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो मैं कहूँगा संतोष करना तो दूर, उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में या नए रिसोर्सेस कैसे पैदा किया जाए। सर इससे पहले बात को आगे बढ़ाएं, हमारे बहुत सारे उत्तराखंडी जो भाई बहन हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आप इस कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़ा करें। आप प्रश्न भी रख सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं, और आपके पास कोई थॉट है वो सामने रख सकते हैं। सूरज मेहरा जी, दिनेश पुरोहित जी, राकेश पुंडेर जी, मनोज आर्या जी, किशोर सिंह जी, खीमानंद पांडे, खीमा जी, ललित पांडे जी, गणेश नौटियाल जी, आदित्य आदि बेलवाल जी, डीजे दीपक जोशी जी, बद्री प्रसाद उनियाल जी, गोविंद पवार जी, कुंदन सिंह जी, संजय रौतेला जी, बद्री प्रसाद उनियाल जी, मन्नू रावत जी, हरिदत्त शर्मा जी, मनदीप रावत जी, लड्डी ढिल्लन जी, गणेश नौटियाल जी, कमल बिष्ट जी, राज जीना जी, खीमा सागर जी, मनदीप रावत जी, मुकेश सिंह रावत जी, मोन्टू नेगी जी, स्वरूप सिंह जी, योगिता घिंडियाल जी, कैलाश भाकुनी जी, गणेश नौटियाल जी, बिपिन पांडे जी, संजय पौड़ियाल जी, सूरज मेहरा जी, महिपाल सिंह कोरंगा जी, विनय पाठक जी, विनोद पाठक जी, स्वरूप सिंह जी, उमेश चंद्र वरियाल जी, बद्री प्रसाद उनियाल जी, कनिष्क बडोला जी, बहुत सारे, तनुजा भक्त, काफ़ी सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं चाहता हूं आप अपनी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय हमारा है जो हमारे भविष्य से जुड़ा है, हमारे उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इससे जुड़ना, सिर्फ जुड़िए, अपनी बात रखिए, बहुत एग्रेसिवली अपनी बात को रखिए। ये आपका राज्य है साहब, ये राज्य कैसे चलेगा ये आपको तय करना है, ये दिशा भी आपको तय करनी है, बदलाव भी आपको लेके आना है। कौन आपके राज्य के लिए हितकारी होगा ये भी आपको तय करना है। कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन बहका रहा है, कोई दाएं बाएं घुमा रहा है, तो ये सब आपको तय करना है। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत अच्छी बात जो अनूप जी ने जो पूरी एक तस्वीर सामने रखी। अनूप जी, पहले हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं सर, एक एक करके। उत्तराखंड को अगर मैं देखूं सर, 58,000 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, और सर जो अपने स्रोत हैं उत्तराखंड के सर, वो आपके, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि वो सोर्सेज जो हैं वो 16,423 करोड़ हैं। आप सोचिए कि जो राज्य है, माफ़ कीजिएगा उसको भी मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, कि हमारे पास जो रिसोर्सेस, ओन रिसोर्सेस हैं, वो 12,000 से 13,000 करोड़ के आसपास है अनूप जी। तो आप सोचिए कि जब हमारे खुद के रिसोर्सेस इतने कम हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे अपने उसको लेके जाएंगे। मैंने कंपैरिजन तक किया है दिल्ली के रिसोर्सेस और अपने रिसोर्सेस के ऊपर। मसलन दिल्ली सरकार के जो खुद के संसाधन से जो रकम आती है सर, वो 43,000 करोड़ रुपए है, और हमारे उत्तराखंड की जो रकम आती है सर वो 12,754 करोड़ रुपए है। तो मैं सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी इसी पे चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा अंतर है, मुझे लगता है कि दिल्ली के कॉन्फिडेंस को देखकर ही अरविंद केजरीवाल जी यहां इतने कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। रमेश जी, मैं तो आपके आज के हमारे ये जो चर्चा है, जो जिस बात को लेकर के आप और हम बैठे हैं और इतने सारे हमारे साथी जुड़े हैं, मैं तो उत्तराखंड के युवाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी इश्यू को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के वो एक डेटा बेस्ड अप्रोच स्वयं की, अपने व्यक्तिगत स्तर की बनानी शुरू करें। और जब हम ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के लोग स्वयं अपने राजनेताओं को और राजनीतिक दलों की बातों की कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर
अब जो कल बात हुई कि भाई हम प्रति परिवार प्रति बेरोजगार को हम 5,000 रुपए जो है एक किस्म से बेरोजगारी भत्ता देंगे। बिल्कुल। अब रमेश जी, अगर हम ये मानते हैं, और इसको भी लेकर के मैं आगे आऊंगा एक दूसरे बिंदु के ऊपर, डेटा एक्यूरेसी को लेकर, लेकिन पहले अगर आप और हम सपोज एक क्षण के लिए ये बात मान लें कि उत्तराखंड में 15 लाख बेरोजगार हैं। नहीं, परिवार अब प्रति परिवार सर, तो प्रति परिवार तो 25 लाख है परिवार। तो हमने चलिए हम अपनी बात के लिए 20 लाख का सपोज एक फिगर ले लेते हैं, 15 लाख कोई भी हम फिगर ले लेते हैं, हम तो एक इलस्ट्रेटिव फिगर ले रहे हैं। ठीक बात है। हम ये कहते हैं कि सपोज 15 लाख बेरोजगार इस समय उत्तराखंड में हैं, बेरोजगार या बेरोजगार परिवार। अब कल ये बात हुई कि भाई हम 1 लाख बेरोजगारों, हम 1 लाख तो नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी, तो 1 लाख तो सरकारी नौकरी हो गई। 1 लाख जो है हमने ये कहा कि भैया प्राइवेट में चले जाएंगे। हम तो अब एक आंकड़े निकाल रहे हैं ना, क्योंकि 80% जो है रिजर्वेशन होगा, तो 2 लाख चले गए। सरकार की, अभी सभी सरकारों की देश भर में स्वरोजगार की तरफ प्रेरणा देने की का एक प्रयास है। 1 लाख लोग जो है और स्वरोजगार में निकल गए। अब आपके पास रह गए 12 लाख लोग। अब हमारे जो युवा साथी सुन रहे हैं अपने फोन पर या अपने लैपटॉप पर या कहीं पर भी सुन रहे हैं, आप बाद में इसको मल्टीप्लाई करिएगा। 12 लाख को 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आप अगर करेंगे, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 600 करोड़ रुपया 1 महीने का खर्चा आएगा। बिल्कुल, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 महीने का अगर आप इसको वेरीफाई कर ले कि रमेश जी अगर हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, 12 लाख लोगों को, उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ 15 लाख है। हमने ये भी बड़ा काल्पनिक है, ऐसा थोड़ी जिसकी भी सरकार बनेगी भाई आज सरकार बनी और अगले दिन से ही जो है 1 लाख लोगों को नौकरी लग गई और 1 लाख लोगों को स्वरोजगार मिल गया और 1 लाख लोगों को प्राइवेट में नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होना। लेकिन हम अपने इस सरल उदाहरण के लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई 3 लाख लोगों का तो ठीक है, आपने उनको सेटल कर दिया, 12 लाख लोग रह गए। 12 लाख लोगों को 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 600 करोड़ रुपए प्रति माह बनता है। अब अगर 1 महीने में 600 करोड़ रुपया बनता है, तो 12 महीने में 7,200 करोड़ रुपया बन गया। बिल्कुल, 7,200 करोड़ 1 साल का बन गया। और 5 साल अगर किसी की सरकार चलती है, तो 7,200 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000 करोड़। तो 36,000 करोड़ 5 साल का। अब इतने सारे करोड़ हैं कि आदमी खुद ही उन करोड़ों में जो है कंफ्यूज हो जाता है। ये तो आपने लेकिन अगर बेरोजगारी भत्ते की बात की सर, इसके साथ ये साथ तो अगर आप देखेंगे 1 लाख गवर्नमेंट जॉब उन्होंने आने के 6 महीने की बात की है। 1 लाख गवर्नमेंट जॉब हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले तो अगर हम 7,000 करोड़ की बात करें, क्योंकि 7,000 करोड़ की बात खुद भी स्वयं भी समझना और साथियों के साथ बात भी करना। भाई अब हम कह रहे हैं 57,000 करोड़ तो हमारा बजट है, हमारी जेब में 57,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ हमारे पर कर्जा है, हमारे पास अपनी आय के स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ हम बार बार टकटकी लगा करके बैठे रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा। हर साल उदाहरण के तौर पर हम ग्रीन बोनस की इतनी जो है पैरवी करते हैं, उसके लिए हमें आज तक एक चवन्नी नहीं मिली। मैं एक उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं। तो इतना आसान नहीं है कि वहां पर कोई कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है कि आप यहां से हेलीकॉप्टर में गए बैठ करके और वहां से जो है 20,000 करोड़ लेकर के आ गए। केंद्र सरकार की आपको एक छोटा सा यहां पर एक जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है सर, जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम 16,000 करोड़ के आसपास भी अगर मान लें कि राज्य जो अपने संसाधनों से आमदनी करता है 16,000 करोड़, लेकिन अगर मैं ये देख लूं तो तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिलते हैं, या तो वो सेंट्रल टैक्सेस में जो हमारे शेयर होते हैं उसके आधार पर, या जो हमें ग्रांट इन एड मिलती है केंद्र सरकार से उसके आधार पर। यानी 28,000 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिलते हैं और बाकी जो 16,000 या 17,000 करोड़ के आसपास हम अपने सोर्सेज से कमाते हैं। कुछ हमें जो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रेकमेंडेशन है उसके आधार पे मिलते हैं, बाकी हमें सब बाजार से कर्ज लेना है। तो ये एक स्थिति है हमारे प्रदेश की सर। तो तभी रमेश जी थैंक यू, आपने शेयर किया ये जो आपने 57-58 हजार का ब्रेकअप दिया। तो ये तो देखिए, क्योंकि आप और मैं तो इन चीजों को लेकर के कई बार चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं।
लेकिन जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो पूरा सवाल है वो यही है कि भाई जो आज हमारे साथ में हजारों लोग जुड़ रहे हैं, और मैं भी आज ये निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप लोग इस बात को लेकर के चर्चा अवश्य करें। और मुझे इस बात की खुशी है, कल मैंने जो सोशल मीडिया में जिस किस्म के रिएक्शन देखे, बहुत सारे मैंने लोगों को कमेंट पढ़े, आप ही के पोस्ट पे रमेश जी, इतने लोगों के कमेंट थे, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो बात अलग है, लेकिन यह है कि भाई कम से कम लोगों में एक इस बात को लेकर एक कौतूहल है, एक उत्सुकता है। इस कौतूहल और उत्सुकता में, जैसा हमने शुरू में कहा, चाहे पार्टी ए है, पार्टी बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कोई भी पार्टी है, कोई भी कोई पार्टी बात करती है, जैसे हम लोगों को अभी क्या लगा, हमें सिर्फ 10 मिनट तो लगे इस बात को पहुंचने में कि भाई 12 लाख लोग हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं तो एक साल के 7,000 करोड़ बन गए। अब जब इन राजनीतिक दलों के लोग आपके दरवाजे पर आए, आप इनसे ये जरूर सवाल कीजिएगा कि आपके पास इस 7,000 करोड़ की व्यवस्था करने की क्या व्यवस्था है। और मैं बड़ी शालीनता के साथ में और विनम्रता के साथ में और आदर भाव के साथ में ये बात बोलना चाहूंगा कि ईमानदारी, देखिए ईमानदारी ठीक है अपनी जगह है, उसको उसकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का समाधान ईमानदारी नहीं है। ये वास्तविकता है, सत्ता, ये क्योंकि जो डेटा और ये जो फैक्ट्स हैं, ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है, ये एक आर्थिक वास्तविकता है, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी है। और ये इस इकोनॉमिक रियलिटी में, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं ये ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो पूरी जिंदगी खैर हमने तो उसी में खपा दी, वो बात अलग है। लेकिन उत्तराखंड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम एक इंटेलिजेंट विमर्श के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम एक लॉजिकल विमर्श के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम भावनात्मक बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए जो कि उत्तराखंड के नागरिक हैं, उत्तराखंड के साथ इत्तेफाक रखते हैं, उत्तराखंड का भला चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस 7,000 करोड़ की व्यवस्था कहां से होगी। और हम सतही तौर पर नहीं जानना चाहते, हम एक डिटेल्ड तौर पर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये 7,000 करोड़ कहां से आएगा। अनूप सर, जब राजनीतिक दल आनंद का विषय अलग-अलग होगा, घोषणाएं करते हैं। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूं, और ये जो क्लैरिटी उन्होंने दिखाई है मैं उसकी तारीफ भी करूंगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आके कहा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कैसे करेंगे? अब मान लीजिए मेरी कमाई 500 रुपए है, मैं अपने दोस्तों से वादा कर दूं कि मैं तुम्हें 15,000 रुपए की पार्टी दूंगा, तो सर वो तो मुमकिन है नहीं। तो उतना कर्ज भी मुझे कोई देगा नहीं बाजार में, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। तो हर किसी के मन में, जैसा कि आपने कहा, कि एक कौतूहल है कि एक तरफ आपने 7,200 करोड़ रुपए, बहुत आपने एक कंजर्वेटिव फिगर रखी है 7,200 करोड़ रुपए की, कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता देते हैं। इसके अलावा 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, सर जो आपका सबसे निम्न ग्रेड है, जिसको मैं 4th क्लास का ग्रेड कहता हूं सर, मैंने उस पर भी एक कैलकुलेशन की सर। मैंने देखा कि अगर चलिए हम बड़ी ग्रेड की बात ना करें, एक छोटी ग्रेड से लगा लिए जाएं, तो वो तकरीबन सर 28,000 रुपए के आसपास बैठती है, थोड़ा सा 28,000 रुपए से ज़्यादा। तो 1 लाख कर्मचारियों का सालाना वेतन 3,360 करोड़ रुपए बैठता है सर। मैं सबसे निम्न पद का जो आपका पे ग्रेड होता है, जिसके लिए आप आज आउटसोर्सिंग से लोग लेते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। यानी 7,200 प्लस 3,360, तकरीबन 10,500 करोड़ के आसपास। अभी बिजली का हमने नहीं जोड़ा है सर। तो 10,500 करोड़, मतलब कल अरविंद जी जो हैं वो 10,500 करोड़ के आसपास के वादे करके गए हैं सालाना, जिसका इतना हो सकता है हम गलत हों सर, उनकी कैलकुलेशन कुछ और हो, मैं उसको भी मानने को तैयार हूं। जिस दिन हमारा साक्षात्कार होगा उस दिन वो बहुत क्लैरिटी भी सामने आ जाएगी। बट इन 2 वादों की बात मैं अगर करूं, 1 लाख नौकरियां देने का, सरकारी नौकरियां देने का पहले 6 महीने में, और दूसरा सर कि आप प्रति परिवार को, हमने कंजर्वेटिव फिगर लिया है कि मान लीजिए 12 लाख ऐसे लोग हैं जिनको आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये 10,500-11,000 करोड़ के आसपास आ जाता है सर। रमेश जी, एक खैर इस पे तो आपकी हमारी काफी चर्चा हुई, और अगर हम इसी से एक और बात को आगे बढ़ाएं, 1-2 और बातों को, विचारों को बढ़ाएं,
तो इसमें एक जो मैं उसे एक खतरनाक ट्रेंड या एक प्रवृत्ति बोलूंगा, क्योंकि होना क्या है, ये बहुत बड़ी संभावना है। देखिए, एक होड़ लग जाती है भाई, एक राजनीतिक होड़ है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को जो है अपने एक किस्म से, जैसे हम कह सकते हैं, भाई मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं आप। भाई आप अपने चीजों की मार्केटिंग कर रहे हैं, और जो प्रदेश की जो जनता है, आपके मेरे जैसे लोग और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सब कस्टमर्स हैं। राजनीतिक दल आकर के अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। अब क्या है भाई, एक ने ये वाली बात बोली तो दूसरे को कुछ और बोलना पड़ेगा, तीसरे को कुछ और बोलना पड़ेगा। तो ये जो रोलर कोस्टर है किस्म से, ये कहां जाकर के रोकेगा, ये किसी को नहीं मालूम। अभी तो 5 या 6 महीने बचे हैं, अभी तो राजनीतिक सरगर्मियों में तेजी आएगी। अभी तो ये जो काउंटर ऑफर होंगे, इनमें भी बढ़ोतरी आएगी, और सभी राजनीतिक दलों में एक किस्म की होड़ लगेगी। अब ये, जैसा आपकी मेरी बात कई बार होती है, कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, वास्तविकता के लिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर, हम सभी के सामने ये एक निश्चित तौर पर एक चिंता का, एक चुनौती का एक ये सवाल है कि भाई ये आगे जाकर के कहाँ जाकर के, भाई कहीं ना कहीं तो इन चीजों को रुकना, थमना है ना इन लोगों को, इन चीजों को तो कहाँ ये अनूप सर, ये हमारे थमेंगे। बहुत सारे मित्र लगातार सवाल रख रहे हैं। एक बड़ी अच्छी राय उमेश चंद्र बरियाल जी ने रखी है। उन्होंने कहा कि साहब, लोकल लेवल पे हमारे युवाओं को अगर रोजगार दिया जाए। सर, अनूप सर, मैं एक बात हमेशा सोचता हूं, और ये इसलिए भी मैं आपको दिल से बताऊं, मैं अपने प्रदेश को और यहाँ के लोगों को, मतलब मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। जैसे आप करते हैं वैसे मैं करता हूं। हम सब लोग अपने राज्य को बहुत प्यार करते हैं, और हम सबको एक चिंता है कि ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, हम अपने लोगों के अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप का, ये उद्यमिता का वो जो भाव लाने की बात है। सर, मैं बहुत छोटे छोटे काम दिखाता हूं जो लोग आजकल कर रहे हैं, उनसे वो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। वो एक जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल मैं सर कोशिश करता हूं हर रोज एक एग्जाम्पल अपनी जनता के सामने लाऊं। बट सर, एक बात मैं जरूर यहां पर कहना चाहता हूं सर, कि हमें इसी जो हमारा लोकल इकोनॉमी का मॉडल है सर, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि सर, आज भी उत्तराखंड की जो मैं कहूँगा 70% आबादी है, वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है सर। आज भी कृषि आधारित में उनकी आजीविका टिकी हुई है। तो हमें इस फैक्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपकी दिल से मैं प्रशंसा और सराहना करना चाहूँगा कि एक जैसा आपका ये एक प्रयास रहता है कि भाई जो उत्तराखंड में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी अनुमति लेने के बाद में मैं तो एक पारिवारिक उदाहरण आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे एक ही ब्रदर हैं, और वो श्रीनगर गढ़वाल में रहते हैं। तो मेरे बड़े भाई साहब ने आपका एक वीडियो देख करके कुछ युवकों को अल्मोड़ा में फ़ोन किया, और उन्होंने उनसे खरीदारी करी। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई साहब जब भी मिलते हैं, जब भी श्रीनगर से आते हैं, तो वो हमेशा जो है आपके इन प्रयासों की सराहना करते हैं। और मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहता था, और इसी के साथ में मैं जोड़ी हुई एक और चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि इससे प्रेरणा लेते हुए जो हमारे उत्तराखंड के बाकी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, उन लोगों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जो उत्तराखंड के अच्छे उदाहरण हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के किसी भी बात यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा सर। मैं थोड़ा सा निराश अपने राजनीतिज्ञों से होता हूं, जिनको हम समाज में इतने बड़े रूप में भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं सर। मैं वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कोई छोड़ते नहीं है, अपने नेशनल प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ते नहीं है, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो हेड है उनकी पोस्ट नहीं छोड़ते हैं। ऐसी दूसरी पार्टी में हाल है, तीसरी पार्टी में हाल है। अरे, एक उत्तराखंडी जो अच्छा काम कर रहा है साहब, उसकी पोस्ट भी शेयर करो ना, उसके कंधे में भी हाथ रखो ना, उसको भी फोन करके उसकी सराहना करो ना, उसको भी आगे बढ़ाओ ना, उसको भी हिम्मत दो ना। सर, इसमें क्या जाता है सर? आप वोट मांगने उसके दरवाजे में जाते हैं, लेकिन जब उसके कंधे को पीठ थपथपाने की बात आती है, आप दूर चले जाते हैं, आपका अता पता नहीं रहता। मुझे ये बात बहुत पीड़ा पहुंचाती है सर। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता यू शेयर माय पोस्ट, बट मैं ये कहता हूं उस आदमी के कंधे पे हाथ रखो, क्योंकि उसका भरोसा जो है न जाने कितने उत्तराखंडियों का भरोसा बढ़ा देगा सर। नहीं, बिल्कुल रमेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और हम सभी के अपने अपने जीवन के अनुभव होते हैं। मैंने भी 2-4 जगह जिंदगी में काम किया है लोगों के साथ में,
और ये तो स्वाभाविक है भाई, ये तो आपका एक नेचुरल आपका स्वभाव होना चाहिए ये वाला। और हमारे आपने बिल्कुल सही बात बोली भाई, कितने सारे जो बड़े लोग होते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। चाहे आप एक शहर के मेयर हैं, चाहे आप एक शहर के विधायक हैं। मैं जिस शहर में मैं रहता हूँ, देहरादून, मैंने तो आज तक यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा मैंने मैंने कि खुद नहीं देखा वो सर, ठीक मैं है। और बहुत दुख आपने होता सही है सर बात मुझे इस बात आपने से, आपने सीरियसली सही बहुत बात दुख होता बोली है। कि ठीक है, आपने सही बिल्कुल सही बात बोली कि भाई ठीक है, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप वो करिए, वो तो ठीक है, आपकी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन एक फेसबुक में पोस्ट डालने में जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 पैसे का खर्चा नहीं है, अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो उसमें बुरा क्या है? खैर, ये एक बात थी। अगर हम वापस चर्चा के मुद्दे पर लौटे, रमेश जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपने साथियों के साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगा, क्योंकि हम उसी किस्म की चर्चा आज कर रहे हैं। और मेरी चर्चा ये रहेगी, मैं एक उदाहरण के साथ में देना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में लैंड लॉज या भू कानून को लेकर के हाल ही में बड़ी चर्चा हुई। मेरी एक कामना, कल्पना, विश ये रहेगी कि जो भी हमारे प्रदेश के मुद्दे हों, जितने भी मुद्दे आज हैं और कल आने वाले समय में उभर करके आते हैं, उसमें हमारे साथी जो इन इश्यूज को लेकर के एडवोकेसी कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसको एडवोकेसी तो कहेंगे हम, वो उसके बारे में कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसको लेकर के एडवोकेसी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी संस्था की बात करूं या अपने बारे में बात करूं, हमारा एक बड़ा फोकस लेट से प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर है, तो हम प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर एडवोकेसी करते हैं। पब्लिक हेल्थ में हम लोग काम करते हैं, तो उसके ऊपर हम एडवोकेसी करते हैं। लेकिन एडवोकेसी जो हो, देखिए, अब दो चीज हो गई। एक चीज हो गई कि हम बहुत भावुक हो जाएं, तो मैं अपने हाथों के माध्यम से भावुक होने की बात कर रहा हूं कि भाई हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए, हम बहुत भावुक हो गए और हमने कहा भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जहां भावुकता और जोश और होश बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ उसी के साथ में आंकड़े और डेटा बड़ा जरूरी है। लैंड लॉस को लेकर के मैं अगर भू कानून की बात करूं, मुझे ध्यान नहीं आता रमेश जी, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी तो फितरत है और देवभूमि डायलॉग की फितरत है कि आप आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। लेकिन अगर भू कानून के बारे में बात करें कि पिछले जब हम 20 साल को लेकर के इस बात को लेकर के एक आंदोलनरत हैं, हम उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन मेरी नजर में नहीं पड़ा कि 13 जिलों में पिछले 20 सालों में इन भू कानूनों का जिलेवार कहां पर क्या इंपैक्ट रहा। ब्लॉक वार उत्तराखंड में 95 विकास खंड हैं, 95 ब्लॉक्स हैं। किस विकास खंड में इन भू कानूनों का क्या इंपैक्ट रहा? क्या हमारे पास कोई स्टडी है? क्या हमारे पास कोई डेटा है? क्या हम तथ्यों के आधार पर कोई मॉडल दिखा पा रहे हैं? क्या हम बता पा रहे हैं कि उत्तरकाशी के इस विकास खंड में भू कानून से यह फायदा हुआ या ये नुकसान हुआ? क्या हमारे पास कोई कंपैरेटिव स्टडीज हैं? क्या हमारे पास इस किस्म का डेटा है? क्या हमारे पास में इस किस्म के फैक्ट्स हैं? मुझे लगता है जब हम इस किस्म की बातों को सामने लेकर के आएंगे, हमारी बातें और पुख्ता होती हैं। मैं बड़े आदर, नमन, शालीनता, विनम्रता के साथ में अपने सभी उन युवा साथियों के जोश को, उनको सलाम और सल्यूट करता हूं, जो कि इस अलग जगह रहे हैं भू कानून की। लेकिन अपने जोश के साथ में अगर आप आंकड़ों का मिश्रण भी घोलेंगे, तो आपकी बात में और ताकत आएगी, आपकी बात और पुख्ता होगी। आप लोग सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं कि लैंड लॉस को लेकर के एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र जारी हो, बिल्कुल, क्योंकि जिलेवार हमारे को सारी सूचना दे। मैं तो चाहता हूं सर कि जब आपकी कमेटी बैठी है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारा लास्ट सेशन होगा दिसंबर में, उस सेशन में ये बिल एक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। लेकिन जब डिस्कशन हो सर, तो पूरे प्रदेश को ये जरूर बताया जाए कि कहां कहां जमीन बिकी, किन किन इशू पे गई, जो इंडस्ट्री के लिए गई है क्या उसमें इंडस्ट्री लगी, जो दूसरे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए गई है क्या जिस एक्टिविटीज के लिए दी गई थी क्या वो सब हुआ। आखिरकार जनता को सच जरूर बताना चाहिए। दूसरा सर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश सरकार को अपनी जनता को राज्य की आर्थिक हालात से रूबरू कराना चाहिए। आप छुपाते क्यों हैं? आप बताइए ना कि इतना कर्ज हमारे ऊपर है, आप बताइए ना कि इतना हम बाजार से कर्ज ले रहे हैं, आप बताइए ना कि हम ये कर्ज तनख्वाह देने के लिए लेते हैं। भाई एक कर्ज तो होता है कि आप एसेट क्रिएशंस के लिए लेते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, अस्पताल बनाना, उसके लिए लेते हैं। एक होता है कि आप तनख्वाह के लिए देते हैं, सैलरी के लिए लेते हैं। वो सारी चीजें जनता को बताना चाहिए। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जनता को सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ जनता को कोई बताता है नहीं। हर 5 साल में, लोहिया साहब कहते थे जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लेकिन हर 5 साल में एक चुनाव आ जाता है, फिर वही वादे, फिर वही मैनिफेस्टो और फिर वही ढाक के 3 बात।
तो मुझे लगता है कि इस बार 2022 में देवभूमि उत्तराखंड की जनता, खासकर युवा, बहुत चौकन्ना है। और अनूप जी, जो आपने कहा कि वाकई उत्तराखंड के युवा को सैल्यूट करना चाहिए साहब। उन्होंने जो ये लैंड रिफॉर्म की बात की, एक मजबूत भू कानून लाने की मांग की, और जिस तरह का प्रेशर बनाया, और जिस तरह से बहुत शालीनता के साथ, बहुत मैं कहूँगा सलाहियत से जिस तरह से उन्होंने पूरा ये मूवमेंट खड़ा किया, ये बहुत तारीफ़ काबिल है। और मैं तो शुरू दिन से सर, कई लोगों को मैं सुन रहा था, साहब हम स्टैंड नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? हमारा प्रदेश मुश्किलों में है, हमारा प्रदेश गलत दिशा में जा रहा है, और आप कहें हम स्टैंड नहीं ले सकते? अरे मैं तो कहता हूं वो जर्नलिज्म भी किसी काम का नहीं जब हम अपने प्रदेश के लिए नहीं खड़े हो सकते। हमें अपने प्रदेश के हर मुद्दे पे खड़ा होना चाहिए, हमें अपने प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अपने प्रदेश से किए गए अगर कोई गलत वादा कर रहा है तो हमें उसका तुत एंड नेल उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो अनूप जी, एक बात तो ये आई। दूसरी बात अब मैं एक और आपसे करना चाहता हूं कि बिजली की बात आई। देखिए, हम तो चाहते हैं लोगों को राहत मिले, लोगों की जो मंथली खर्च है उसमें कमी आए। लेकिन सर, फिर मैं एक स्टडी देख रहा था सर, ये मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हम जो भी स्टडी करते हैं उसके पीछे पूरा होमवर्क करते हैं सर। अगर हम हमारे यहाँ पर तकरीबन, मैं देख रहा था कि अगर 26,70,000 हमारे यहाँ टोटल उपभोक्ता हैं, कुल उपभोक्ता, जिसमें से सर 23 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता जो हैं हमारे डोमेस्टिक हैं, और इन्हीं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात आ रही है। तो सर इसका भी मोटा मोटा हिसाब हमने लगाया, ये 1,350 करोड़ के आसपास जाता है। यानी कुल मिलाकर 12 से 13,000 करोड़ के वादे अब तक अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उत्तराखंड की जनता को सरकार बनने पर डिलीवर करने की बात की है, वो कहें तो सर इस 58,000 से, जिसमें मैं अभी बात करूंगा, उसमें से 12-13,000 करोड़ निकालना मैं कहूंगा सर नामुमकिन है, आज के दौर में नामुमकिन है सर। अनूप सर। या रमेश भाई, यही देखिए, उत्तराखंड के लोगों को, खैर लोग तो अपने हिसाब से चीज़ों को उसको समझेंगे भी, लेकिन जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सभी पार्टियों को जो वो बात रखें, उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। देखिए, जब तक आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, जैसे आपने कभी एक बात बोली, आपने एक अच्छी बात बोली कि भाई राजनीतिक दल उत्तराखंड के लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति क्यों नहीं बताते। भाई जैसे एक क्लासरूम का एक टीचर होता है, अब तो क्लासरूम भी जो है वर्चुअल क्लासरूम हो गई हैं। सारे टीचर्स इंडिया के और वर्ल्ड के वर्चुअली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल है चाहे कॉलेज है। मैं तो ये कहूंगा कि क्या भाई उत्तराखंड गवर्नमेंट एक वर्चुअल 30 मिनट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकती हमारे को, पूरे उत्तराखंड को, कि भाई 20 मिनट में या 30 मिनट में, आपका भी तो प्रोग्राम 30-40 मिनट का होता है, तो एक 30-40 मिनट की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। और आज एक जिस तरीके से एक टीचर होता है, हम एक टीचर की तरह उत्तराखंड के लोगों को भाई हम बताएंगे, हम बड़ा पारदर्शी तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएंगे। और यहां पर रमेश जी, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण भी देना चाहूंगा उत्तराखंड का। ठीक है, देखिए, क्योंकि जहां पर हमें कोई कमी पेशी निकालनी है वो हम करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई अच्छी चीज हो तो उसको भी हमको हम हमेशा सामने लाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अगर जन स्वास्थ्य की बात करूं, एक क्षेत्र जहां पर हम लोग थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तराखंड का, उन्होंने प्रदेश के 70 विधायकों के लिए, मेयर के लिए, जो हमारे जिले के जो हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, मंत्रियों के लिए, उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने जो है लोगों को बताया, उनके हम जन स्वास्थ्य में क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन की पूरी प्रॉपर वर्कशॉप रखी। मेरी जानकारी में यह आया है कि इसी किस्म की एक वर्कशॉप जो है उत्तराखंड के मीडिया के साथ में 23 तारीख को होने वाली है। तो ये एक सकारात्मक कदम है, जिस किस्म से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में एक जानकारी दे रहा है और मीडिया को एक मंच भी दे रहा है कि आप आकर के हमसे सवाल कर सकते हैं। उसी तरीके से विशेष तौर पर उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति को लेकर के, और मैं तो कामना और कल्पना करूंगा कि अगर उत्तराखंड सरकार की जो वर्तमान की सरकार है, अगर उसके कोई नुमाइंदे हमारी इस बहस को देख रहे हों या हमारी बात उन तक पहुंचती है, तो एक मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि भाई आप जो है अगले 15-20 दिन में करिए ना, आप अपने 10 बड़े बड़े टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए
कि उत्तराखंड के 10 सबसे ज्वलंत मुद्दे कौन से हैं। उदाहरण के तौर पर एक वित्तीय स्थिति, उत्तराखंड की शिक्षा, उत्तराखंड का स्वास्थ्य, उत्तराखंड की कृषि, उत्तराखंड का रोजगार, उत्तराखंड का पलायन। उत्तराखंड के 10 मुद्दों को चिन्हित करिए और आप बोलिए कि भाई हम 30-30 मिनट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे। आप देखिएगा लाखों लोग आपके साथ जोड़ेंगे, लाखों। लेकिन बात करें, फिर पुख्ता बात करें, आंकड़ों के आधार बात करें, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए उसमें डेटा बेस्ड और फैक्ट बेस्ड बात हो। रमेश भाई, आपको यह विचार कैसा लगा? 1000% ठीक है, लेकिन अनूप जी, कई बार मैंने देखा जो प्रेजेंटेशन देहरादून में दिखाए जाते हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड में बहुत रहता हूं, तो ग्राउंड में वो तस्वीर बिल्कुल अलग रहती है सर। तो एक तो बात ये होनी चाहिए कि हम जो भी डेटा या जो भी बात दिखा रहे हैं वो ग्राउंड में होनी चाहिए सर। और दूसरी चीज़ ये कई बार बात आती है नीयत की, साहब अगर नीयत साफ हो तो सब हो सकता है। तो ये तो राजनीतिक दलों को देखना होगा साहब उनकी नीयत कैसी है। लेकिन सर आपकी बात से मैं 100% सही हूं, क्योंकि जितना भी कर्ज अगर आज चढ़ रहा है वो कोई सरकार के ऊपर नहीं चढ़ रहा है सर। सरकार आएंगी जाएंगी, कोई नेता आएंगे जाएंगे, सीएम आएंगे जाएंगे, लेकिन जो असली बोझ है वो उत्तराखंड की जनता के ऊपर है। अगर 1 रुपए का भी बोझ है वो उत्तराखंड की जनता को चुकाना है। तो उत्तराखंड की जनता को पता तो होना चाहिए कि साहब जो जनप्रतिनिधि उन्होंने भेजे हैं वो किस तरह से उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर एक तरह से देखा जाए तो हमने मैनेजमेंट के लिए तो भेजा है उन्हें। भाई जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उसमें 1 रुपए के लिए भी हमें अपनी विधानसभा की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वह अप्रूवल हमारे माननीय के विधानसभा से ही तो मिलता है। तो हमें एक तरह से हमने उनको एक मैनेजरियल रोल दिया है, तो कम से कम वो हमें ये ज़रूर बताएं कि साहब अभी वो क्या कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं एक कदम आगे बढ़ के अरुण सर कि उत्तराखंड बताए कि आने वाले समय में वो कहां से रिसोर्स लेके आएंगे। भाई आपकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो आप इस आमदनी को 2 रुपया कैसे पहुंचाएंगे, ये भी तस्वीर सामने रखनी चाहिए। और अगर सच मायने में अगर ये तस्वीर नहीं है तो फिर जनता आपको क्यों भेजे, ये प्रश्न भी उठता है कि साहब आपको क्यों बनाए। आप सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करने के लिए या इसके लिए, ये तो बात नहीं चलेगी। तो हमें ये भी तय करना होगा अनूप सर कि हम जिनको जनप्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं, जो आपने जन स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, कृषि की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कनेक्टिविटी की बात की, पलायन की बात की, इन सब विषयों में उनकी सॉलिड जानकारी होनी चाहिए। और अगर उनकी सॉलिड जानकारी होगी, उनका विमर्श होगा, तो सर वो ब्यूरोक्रेसी को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, यानी अपने हिसाब से काम करने के निर्देश दे सकते हैं। वरना हमें वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे हमें डायरेक्शन दिखाई जाती है। अनूप सर। रमेश भाई, आपने तो आज जो है वो मेरे इतने सारे दिल के आप उद्गार जो है निकलवा रहे हैं। तो ये तो देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए प्रेजेंटेशन कोई खाना पूर्ति करने के लिए तो देखिए कुछ नहीं करना चाहिए। वो तो फिर क्या है ना, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं कि हमने कुछ एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिया, वो उद्देश्य नहीं। देखिए अगर उसमें आपकी नीयत साफ नहीं है, अगर आप ईमानदारी के साथ में भाई, और लोग समझते हैं, देखिए लोग बड़े, हर कोई समझदार होता है। देखिए कोई ये नहीं अपेक्षा कर रहा कि भाई हर कुछ चाक चौबंद होगा, है ना। हमारी व्यक्तिगत लाइफ में 50 चीजें होती हैं, हम जहां काम करते हैं तो वो सब अंडरस्टूड है। आप कम से कम पारदर्शी तरीके से तो बात करिए ना। आप देखिए ये नंबर 1। दूसरी बात रमेश भाई, मैं ये फील करता हूं या मैं नोटिस करता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, और ये भी मैं आज एक बात जो है आपके इस मंच पे, इस प्रोग्राम में बोलना चाहता हूं, मैं ये नोटिस करता हूं कि जो राजनीतिक दल है ना, वो एक्चुअली पब्लिक की बात नहीं सुनते। और ये बड़ा कन्वीनियंट है उनके लिए, ये बड़ा सुविधाजनक है। पार्टी ए जो है, अब सपोज उत्तराखंड के लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, हम भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, आज तक हमें अपनी बात का जवाब नहीं मिला, एक जवाब नहीं मिला आज तक। एक बाल सफेद हो गए बोलते हुए, एक जवाब, एक बात का आज तक नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अनूप मैं सर, भी तो उत्तराखंड की एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं आपसे, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट का पार्ट रहा हूं। डिपार्टमेंट इतने सारे, जैसे हमारे यहाँ 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, वो साहब हर डिपार्टमेंट अपना प्रेजेंटेशन लेके पहुंच जाता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। मेरा ये कहना है कि आप तो एक महीना इतना टाइम लगाते हैं इन प्रेजेंटेशनों में, इनका क्या मतलब है? अगर यही चीज ग्राउंड लेवल पे जाके इंप्लीमेंट की जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए काम क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज हमें प्रेजेंटेशन में दिखाई जा रही है, ग्राउंड में फार्मर्स को कितना उससे फायदा पहुंचा है, काश्तकार को कितना फायदा पहुंचा, उसको अच्छा बीज मिला या नहीं, उसे अच्छा पेस्टिसाइड मिला या नहीं,
उसके जो चारों ओर से उसकी घेरबार करना था वो हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए मार्केट एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या किया। ये जब तक चीजें नहीं होंगी सर, प्रेजेंटेशन तो कोई भी बना देगा सर। रमेश भाई, हमारा प्रेजेंटेशन का मतलब खाली देखिए, खाली प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाई आप एक संवाद तो स्थापित करिए ना। आप एक भाई कहीं तो एक संवाद को स्थापित करने की परंपरा की कहीं शुरुआत हो। बिल्कुल। और ये नहीं है कि आपने एक बार एक फर्जी प्रेजेंटेशन दिखा दिया, नकली दिखा दिया और वाही वाही लूट ली, वो नहीं है। उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। खैर, ये एक विचार है, ये एक विचार है कि भाई जो भी आपकी वास्तविकता है, कम से कम आप लोगों को उसके बारे में रूबरू कराइए। दैट इज नंबर वन। दूसरी बात रमेश भाई, मैं ये कह रहा था कि भाई हम जनता, मैं जनता हूं, हम जनता हैं, हमारी बात का कोई जवाब नहीं होता। मैंने कई बार इस बात को नोटिस किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, वो जब संवाद करती है, वो सिर्फ पॉलिटिकल बी पार्टी के साथ संवाद करती है, वो उसी को अटैक करती है। और पार्टी बी जो है वो ए को अटैक करती है, और सी पार्टी ए और बी को अटैक करती है। तो ये एक किस्म से चूहे बिल्ली का खेल है। ए बी सी डी ई ये आपस में ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप इसमें गौर फरमाइएगा, जो हमारे साथी लोग सुन रहे हैं, आप ये देखेंगे कि जो जो आप लोग बात कर रहे हैं, जो जनता जो बात कर रही है, वो आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे, अधिकांश नहीं देंगे। क्योंकि उनके लिए ज्यादा आसान ये है, राजनीतिक दल ए के लिए ज्यादा आसान ये है कि मैं बी को अटैक कर दूं, बी के लिए ज्यादा आसान ये है कि मैं सी को अटैक कर दूं, सी के लिए। तो ये जो गेम चल रहा है अटैक का, काउंटर अटैक का, ये आपस में चल रहा है, ये ऊपरी लेवल पर चल रहा है। और जहां पर जनता की जो जेन्युइन, जो जनता कहती है कि भाई हमारे साथ भी तो संवाद करिए, आप हमारे साथ भी तो बात करिए, अगर हमारे कोई इश्यू हैं, आप हमारे इश्यूज को भी तो एड्रेस कीजिए। उसको लेकर के उस किस्म का संवाद नहीं है जिस किस्म का संवाद सरकारों को राज्य के लोगों के साथ में करना चाहिए। मैं कोविड काल के आपको उदाहरण दे रहा हूं। कोविड काल में इतनी सारी लाखों बातें जो है कोविड काल में घट गई, उत्तराखंड के लोगों की किसी बात का जवाब मुझे नहीं लगता कहीं लगा। हम लोगों ने कोविड को बड़ा क्लोजली फॉलो ट्रैक किया है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को नहीं, आपने ट्रैक ही नहीं किया सर। अनूप सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने बहुत शानदार काम किया, इतना शानदार काम किया। जो डेली बेसिस पे आप जो रिपोर्ट्स लेके आते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसकी जितनी तारीफ की का कम से कम एक नया विमर्श शुरू हुआ। थैंक यू सो मच रमेश भाई। लेकिन उसकी यही एक पीड़ा है, क्योंकि देखिए उसको अपने पर्सनली ऑब्जर्व करा ना। देखिए मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बोल रहा, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रहा कि मैंने दाएं बाएं पढ़ ली, मैंने दाएं बाएं सुन ली। मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूं कि भाई आज XYZ कोई भी काम कर रहा है। बात ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं, बात हम अपने पर लिए बात नहीं कर रहे, हम तो उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहे हैं। आज कोई भी लोग काम कर रहे हैं, भाई किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई चकबंदी में काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मेरे को कपिल डोभाल की याद आती है। भाई कपिल डोभाल चकबंदी में बड़ा काम कर रहे हैं। आप कपिल डोभाल के साथ संवाद करिए ना। जो इंसान जिस चीज पर काम कर रहा है, आप उन लोगों की क्षमता, उन लोगों के अनुभव, उन लोगों के एक्सपीरियंस, उन लोगों के दिल में जो आग लगी हुई है इस उत्तराखंड को बेहतर बनाने में, आप उसको चैनलाइज करने का तो प्रयास करिए। लेकिन आप आकर के फिर अब ये गोलीबाजी हो जाएगी। 10 जो आपने 12-13 हजार करोड़ की बात करी, मैं उस पर वापस आऊं तो यार फिर तो ठीक है ना, फिर वो तो क्या ना, फिर हम गेम खेल रहे हैं दूसरे के साथ में। देखिए फिर तो क्या है ना, अनूप जी, अभी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, मैं एक एक करके रखता हूं सामने। एक तुलसी सिंह मेहरा जी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब भट्ट जी आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके लगभग हर वीडियो देखता हूं, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो भी वादे किए उनसे भी ज़्यादा काम किया है। ये आपको शायद पता होगा। आपसे विनती है कि केजरीवाल को सपोर्ट तो करो। ये जुमले नहीं है, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए गारंटी है। जो गणित आज आप उत्तराखंड में लगा रहे हो, यही गणित दिल्ली में विरोधी दल लगाते थे, लेकिन आज दिल्ली आज आपके सामने है। तुलसा सिंह मेहरा जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, 1% भी मेरे दिमाग में संशय नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, या अनूप जी और हमारा सिर्फ, या बाकी जो हम आपस में डिस्कस करते हैं, कि जो भी ABCD पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस कर रही है, उसकी आमदनी का जरिया भी वो थोड़ा सामने बता दे, वो रूपरेखा भी बता दे, वो एक तरह का वो प्रेजेंटेशन जनता के सामने रख दे कि साहब मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। अरे साहब, हम तो चाहते ही हैं उत्तराखंड का स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा हो, हमारे लोगों को गांव में स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े। अगर उनको रोजगार नहीं मिला, उनको रोजगार भत्ता मिले। अरे हम तो चाहते ही हैं, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। बस शर्त है कि जो लोगों का संचय है, वो मेरा संचय नहीं है, ये समस्त उत्तराखंड की जनता का संचय है, वो दूर होना चाहिए। तो इसलिए ही मैंने वो जो आग्रह किया था, विनम्र निवेदन किया था एक साक्षात्कार के लिए, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था। दूसरा, KS नेगी
कह रहे हैं कि साहब आप भी थे सरकार में, आपने क्या किया। अब अनूप जी, मुझे इस सवाल के जवाब में हमेशा मुझे सोचना पड़ता है कि लोग कहते हैं जब आप सरकार में थे तो आपने क्या किया। मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं एक प्रेस एडवाइजर की भूमिका के अलावा उत्तराखंड के जन सामान्य के हर मुद्दे से अपने आप को जोड़ता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उस जन सामान्य की बात में वहां तक नहीं पहुंचाता था। उस पर रिएक्ट करना ना करना हुक्मरानों का काम था, लेकिन मैंने हर दिन उत्तराखंड के लिए बात की, हर दिन उत्तराखंडी के लिए बात की। जाहिर है उस समय मैं पब्लिक के सामने आके नहीं कह सकता था, जैसा मैं तब करता था वैसे ही आज करता हूं, वैसे ही कल करता रहूंगा। ये मैं आपसे पूरा विश्वास कर सकता हूं। मुकेश बोरा जी ने एक बात की, अगर बजट के लीकेजेस खत्म कर दिए जाएं, अनूप जी अगर करप्शन खत्म कर दिया जाए और बहुत हद तक जो अननेसेसरी के खर्चे उस पर रोक लगा दी जाए तो बहुत हद तक हम थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अनूप सर। रमेश भाई, मुकेश बोरा जी और सभी साथियों को धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचार लिखे। देखिए, मैं इसमें एक और नया कंपोनेंट ऐड करना चाहूँगा। अब मैं थोड़ा समय एक कॉर्पोरेट की तरह सोच रहा हूँ, एक कंपनी की तरह सोच रहा हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसका एक भारी भरकम एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी को आर्थिक मजबूती देंगे। फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो। अब हमारे यहाँ पे क्या व्यवस्था है भैया वित्त की? देखिए, हमारे यहाँ पे अब वो तो क्योंकि सरकारी ढांचा है तो सरकारी ढांचा तो सरकारी तरीके से चलेगा, लेकिन भाई आपके एक वित्त सचिव हैं, वो वित्त सचिव जो है वो स्वास्थ्य सचिव भी हैं और हो सकता है वो और चीजों के भी सचिव होंगे, और उनके नीचे एक विभाग है। मैं तो अपने आप को स्वयं एक सवाल पूछता हूं रमेश जी, जो मुकेश बोरा जी ने सवाल किया कि भाई अगर लीकेज कम हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, अरे करेगा कौन? लोग कहाँ हैं? लोग ही नहीं है करने को। वो जो टीम होनी चाहिए, अगर उत्तराखंड के लिए, और मैं अपना अगर शब्द वापस लेता हूं, अगर नहीं बोलना चाहिए अनूप मुझे, सर, एक उत्तराखंड बात के लिए आपने तो हमारे वित्तीय वित्त जो सचिव बड़ा, की बात की, मुझे उनका नाम भी हाँ, लेना चाहिए सर, अमित नेगी जी। अमित नेगी जी है ना? बहुत, अब अमित नेगी जी वो वो जितने बहुत भी अच्छे दबाव इंसान में है, है, सब कुछ लेकिन बहुत सर अच्छा है। वो बहुत शानदार, जिसको कहते हैं ना हीरा अफसर है उत्तराखंड का सर, वो व्यक्ति लेकिन लेकिन हीरा लेकिन अफसर चक्कर क्या है जिसको ना भाई, कहना चाहिए। बात हम तो क्या है ना, हम रमेश जी, हम बात तो ठीक है, हमने उनका नाम लिया, वो वित्त सचिव है। हम बात कर रहे हैं एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं। अब आपकी क्या व्यवस्था है? आपके पास एक वित्त सचिव है जो कि स्वास्थ्य के भी सचिव हैं, कोरोना की तीसरी लहर है, तमाम चीजें हैं, हजारों मीटिंग है, 50 चीजें हैं। क्या आप क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच सकते? क्या आप एक अलग तरीके से नहीं सोच सकते? क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था कायम कर, उदाहरण के तौर पर अगर हम अच्छे उदाहरणों की बात कर रहे हैं, अब ठीक है इस पे बहस हो सकती है, जैसे उत्तराखंड में एक पलायन आयोग का गठन हुआ। पलायन आयोग का जो गठन था, ठीक है, अब उसमें फिर इफ एंड बट रह गया वो, लेकिन एक प्रयास था कि भाई हम पलायन के ऊपर एक अलग तरीके से काम करेंगे। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम पलायन और रोजगार का एक नया मंत्रालय बनाएंगे, और वो भी एक कम से कम एक फ्रेश अप्रोच है। क्योंकि हमारे को रमेश भाई, जब तक हम अपने उस व्यवस्था को, अपने उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे जो कि हमें आर्थिक तौर से मजबूती दे पाए। मैं ये कहता हूं कि क्या उत्तराखंड सरकार 5 या 10 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नियुक्ति नहीं कर सकती? क्या आपको हमेशा कोई रिटायर्ड नौकरशाह, कोई रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जो कि 10 साल पहले रिटायर हुए थे, क्या सिर्फ यही लोग जो हैं उत्तराखंड का एक वित्तीय भविष्य तलाशेंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूं जो कि बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करने की कोशिश करते? जिसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। भाई हम कुछ नया करने की कोशिश करें, हम इन 5 या 10 लोगों को एम्पावर करें, इन 5 या 10 लोगों का एक सेपरेट सेल बना करके इनको तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बगल के कमरे में इनको बिठाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, तब तक साहब आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल अनूप सर, आपने सही बात कही, ये भी एक अच्छा सुझाव है। और आपने जो कहा, जो कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो एक रोजगार मंत्रालय का गठन करेंगे, ये भी एक फ्रेश और अच्छी अप्रोच है सर, इसका भी स्वागत होना चाहिए भाई। आप और उन्होंने एक जॉब पोर्टल की बात की है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि साहब जिनको नौकरी देनी है वो जॉब पोर्टल में डाल दें, जिसको नौकरी लेनी है वो जॉब पोर्टल से ले आए। भाई अब तो आईटी का जमाना है, ये भी एक अच्छी सोच है। एक भुवनेश पंत जी एक सवाल कर रहे हैं, भट्ट जी अगर आपको ये रूपरेखा बता दी जाए कि कैसे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों से जो वायदे किए हैं उसे पूरा करेगी, तो आप खुलकर अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे?
ये भुवनेश पंत जी ने कहा है। तो भुवनेश पंत जी, चलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरे साक्षात्कार में उन्होंने मुझे बता दिया या पूरी जनता को बता दिया कि मैं इन इन वजहों से और ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के लोगों के लिए जो वादे किए उनको इतने समय में पूरा करूंगा, मैं आपकी बात को मानता हूं, मैं उनके लिए खुल के प्रचार करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा बिना किसी पद के, और मुझे कोई लोभ लालच भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर अनूप सर, मैं आज आपको एक ऑफर दे रहा हूं, जब मुझे साक्षात्कार का निमंत्रण आएगा मैं चाहूंगा आप भी मुझे साथ चलेंगे मेरे। अरे थैंक यू सो मच। आप और मैं दोनों जाएंगे अनूप जी। और अगर आपको मेरी एक बात आज माननी होगी इस उत्तराखंड के लिए, अगर उन्होंने हमें यह समझा दिया कि मैं इन इन वजहों से और ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के लोगों के ये वादे पूरे करूंगा, तो हम दोनों उनके साथ खड़े रहेंगे। आई थिंक अनूप सर, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब उत्तराखंड के हित की बात आती है तो हम किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, कोई भी, ए बी सी डी ई। देखिए हम तो मेरे को लगता है भाई, आप तो खैर रोज ही प्रोग्राम करते हैं और ये तो आपका स्नेह और प्रेम है कि आप मुझे बुलाते रहते हैं। और मैं आपकी पहले सिंपल मैं आपकी बात का मैं समर्थन कर दूं, जो आपने कहा ठीक है, आपने बोल दिया तो उसको हम करेंगे, डेफिनेटली उसको करेंगे, क्योंकि वो अच्छा रहेगा, वो एक स्वस्थ परंपरा होगी। लेकिन रमेश जी, मैं जो आपने जॉब पोर्टल वाली एक बात छेड़ी, मैं वहां से एक और, क्योंकि देखिए अब है ना, एक चीज से दूसरी चीज दिमाग में चीजें आ रही हैं। मैं तो एक और निवेदन आपके प्रोग्राम से ही करूंगा, क्योंकि देखिए हर बारी मेरी यही उम्मीद रहती है कि क्या हमें कोई सुन रहा है। मुझे नहीं मालूम, आपको मुझे नहीं मालूम हमें कोई सुन रहा है। हम तो सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि भाई जो सरकार है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, क्या उस सरकार में कुछ संवेदनशील लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हम भी तो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचार उत्तराखंड के हित में रख रहे हैं। जॉब पोर्टल की मैं अगर बात करूं, आज के युग में वेबसाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल। आप उत्तराखंड की ओवरऑल वेबसाइट्स की हालत देख लीजिए, अधिकांश वेबसाइट्स की हालत जो है बहुत ही दयनीय है। उत्तराखंड सरकार को मैं ये वेबसाइट का आईना भी दिखाना चाहूंगा कि आप कृपया करके अपनी वेबसाइट्स को रिफ्रेश करिए। आपकी वेबसाइट्स में, कई वेबसाइट्स में 2007 स्वास्थ्य विभाग की जाकर के वेबसाइट आप देख लीजिए, उसमें यह लिखा है कि 2007 में हम पोलियो के गोल को ऐसे ऐसे समाप्त कर देंगे। यानी कि वो जानकारी कब की डाली गई होगी जिसमें यह बताया जा रहा है कि हम 2007 में उसको ठीक कर देंगे। तो ये एक उदाहरण था, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अब होता क्या सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूं सर। ये डैशबोर्ड का एक बड़ा प्रचलन चला, और ये डैशबोर्ड का प्रचलन हैदराबाद से आया, और तब कहा गया साहब कि वहां के सीएम के पास तो ऐसा डैशबोर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन जो है। अनूप सर, आप मुझे सुन रहे हैं? सुन पा रहा हूं। तो वो डैशबोर्ड के बारे में कहा गया कि सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके कंप्यूटर के सामने रहेगी। सर, वो डैशबोर्ड को लेके कितनी बातें हुई, अब भगवान जाने वो डैशबोर्ड किस स्थिति में है। कहीं ऐसा ना हो डैशबोर्ड अपने आप में ही रो रहा हो आज कि साहब मुझे इन्होंने डैश 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 कर दिया करके। तो वो एक चढ़ाने वाली बात और उसको इंप्लीमेंट करने वाली बात जो आपने कहा कि वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सही कह रहे हैं आप कि साहब ये जो पॉलिटिकल क्लास है ना सर, इसको ये तय करना होगा कि मैं अपने उत्तराखंड को कहां ले जाना चाहता हूं। पॉलिटिकल क्लास को एग्जीक्यूटिव क्लास के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि वो हमें बताए कि हमारा राज्य कहां जाएगा। हमारे राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को यह तय करना होगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, कि मैं अपने राज्य को कहां ले जाना चाहता हूं। अनूप सर, यही है रमेश भाई कि भाई बहुत हुई गोलीबाजी, अब आ गया है, काम करने का समय आ गया है। और ये तो डैशबोर्ड का आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। मैं तो कहता हूं कि भाई आपको तो क्रांतिकारी तरीके से सोचना चाहिए। 2022 आ गया, 2021 आ गया, आप तो मैं कह रहा हूं कि आपने इतनी बढ़िया बात छेड़ दी। मैं तो ये निवेदन करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि भाई वो एक और वादा उत्तराखंड की जनता से कर दें कि जो हमारा फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड को हम उत्तराखंड के लोगों के लिए ओपन कर देंगे। बिल्कुल, उत्तराखंड के पूरे वर्ल्ड का कोई भी आदमी जो है लॉग इन करके किसी भी समय, और वो डायनामिक डैशबोर्ड होगा, 24/7 डैशबोर्ड होगा। वो डैशबोर्ड एक ऐसा होगा जैसे एक एक्सेल शीट होती है ना, कि भाई हम एक्सेल शीट को हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको खाली देख सकते हैं। तो ऐसा डैशबोर्ड भी तो आ सकता है कि भाई एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड है आपका, एक फाइनेंस का डैशबोर्ड है आपका, एक हेल्थ का डैशबोर्ड है आपका, एक एजुकेशन का डैशबोर्ड है। आप तो कंप्लीटली, आप कहिए ना भाई उत्तराखंड को, ठीक है, आप कहिए भाई मैं उत्तराखंड को इंडिया का नंबर 1
डिजिटल स्टेट मेरी बनाने की मेरी एक कल्पना है। ये भी आप एक घोषणा कर दीजिए, पार्टी ए बी सी डी एक घोषणा कर दें कि भैया हम उत्तराखंड को देश के 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में उत्तराखंड को जो है, और ये 1 साल में हो सकता है। देखिए, ये हमें इसमें कोई हजारों करोड़ रुपए का खर्चा नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था कायम करिए ना। और यहां पर भी मैं अगर एक अच्छा उदाहरण देना चाहूं अब अपने बीच में से ही, कोविड की जो रिपोर्ट है हमारे को रोज मिलती है। उत्तराखंड में कोविड को दस्तक दिए हुए 79 वीक्स हो चुके हैं। इस समय उत्तराखंड का वीक 80वां हफ्ता चल रहा है। हर रोज बिना नागा रमेश भाई कोविड की रिपोर्ट आती है। अब वो एक अलग बात है कि कोविड की रिपोर्ट में कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, वो हम उस पर नहीं जाते, लेकिन मैं उस बात की सराहना और प्रशंसा करता हूं कि पिछले 79 यानी 80 हफ्तों से 80 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है? 560 होता है। पिछले 560 दिनों से रोज आंधी तूफान बर्फ बारिश कुछ भी हो रहा है, वो कोविड की रिपोर्ट भले ही रात के 11 बजे आती है, लेकिन वो कोविड की रिपोर्ट अब तो आजकल शाम को 6 बजे आ जाती है, वो रिपोर्ट आ रही है। तो जब अगर कोविड की रिपोर्ट आ सकती है, ऐसे करके अटल आयुष्मान योजना की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ सकती कि हमारे जिले में क्या स्थिति है? ऐसे करके क्या लैंड लॉस की हमारे पास में रिपोर्ट नहीं आ सकती? क्या ऐसे करके कृषि की रिपोर्ट नहीं आ सकती? क्या ऐसे करके उत्तराखंड के तमाम डैशबोर्ड एक उत्तराखंड की वेबसाइट पे नहीं हो सकते? जिसकी जो मर्जी है देख लो, हमने बिल्कुल। सारे दरवाजे खोल दिए। यानी ठीक है, आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हमें फायदा लेना पड़ेगा। अगर हम पहाड़ों तक कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं तो उसका फायदा हमें लेना चाहिए, ताकि लोगों के सामने हम इंफॉर्मेशन जानकारी बिल्कुल उसी रूप में ले आ पाए जो ग्राउंड में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश भाई, ओके बिल्कुल रमेश अनूप भाई। सर, मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी 1 घंटा इस पूरे विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, और मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप देवभूमि डायलॉग के नहीं, साथ जुड़े। मैं देखिए, हम तो आज बड़ी, तो खैर हमेशा खुली बात करते हैं, और मैं जो हमारे जितने हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो सबको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आप अपने जीवन में जो है और प्रोग्रेस करें, आप अपने परिवारों में जो है खुशियां लाएं, अपने पार्टनर्स के लिए खुशियां लाएं। और जो मेरी स्क्रीन है, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो भी जुड़ते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के साथ में, मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से, जैसा भाई रमेश भाई बड़े भावुक हैं, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। और मैं क्या, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अधिकांश लोग जो है ना, हम लोग उत्तराखंड के लोग दिल से सोचते हैं, हम लोग दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। तो खैर वो एक अलग बात है, उसको भी हम कभी चलाएंगे, लेकिन हम सब के सब लोग यही चाहते हैं कि उत्तराखंड का भला हो। और अगर हम सब लोग एक आवाज में, एक सुर में हम कुछ चीजों के बारे में जो बात करते हैं, आप भी अगर अपने स्तर से इन बातों को उठाएंगे, आप भी शेयर करेंगे सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया ने आज हम सबको एक बहुत बड़ी ताकत दी है, आप भी इन बातों को रखिए कि भाई सरकार को पारदर्शी होना चाहिए, सरकार को डेटा देना चाहिए, जो जो आपको उचित लगता है हम सब मिलकर अब के अनूप करेंगे सर, तो ये निश्चित हो सकता है, हमारे हम युवाओं ने एक करके आगे दिखाया। आप लैंड लॉ को देखिए ना, एक मजबूत भू कानून को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक और सोशल मीडिया तक लेकर क्या जागरूकता दिखाई है उत्तराखंड के युवा ने। यानी उसने अपनी ताकत का एहसास दिखाया सर, एक कॉमन मैन की क्या पावर है, उसने ये एहसास दिखाने की कोशिश की है। मैं वही कहता हूं, अपनी ताकत को पहचानिए, एक कॉमन मैन के पास जो पावर है उस ताकत को पहचानिए, और अपने उत्तराखंड को कैसे आगे ले जाना है इस बारे में सोचिए। हमारे लिए ना कोई दल इंपॉर्टेंट है, ना कोई नेता इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहना चाहूंगा, ना तो कोई दल इंपॉर्टेंट है, ना कोई नेता इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए केवल और केवल हमारी देवभूमि इंपॉर्टेंट है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि उस सबसे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अनूप सर, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग को समय देने के लिए। जाने से पहले आज आपने जो है बड़ा प्रेरित किया, मैं सॉरी फिर से इस बात को बोल रहा हूँ। और एक सुझाव और अपने युवा साथियों को, या जितने साथी युवा हैं, जो भी हैं, जिस उम्र के भी हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, एक और सुझाव मैं देना चाहूंगा कि जिस किस्म से, देखिए रमेश जी और हम क्या कर रहे हैं, हम जूम के ऊपर संवाद कर रहे हैं और लाइव जा रहे हैं, आप सभी लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी 2 या 3 साथी लोग मिल करके ना, आप भी कहीं बैठ जाइए, भले ही आप अपने घर में बैठ जाइए, और आप भी अपना एक लाइव चालू कर दीजिए। आप भी कर दो ना लाइव चालू, आप लोग भी लाइव करो, और क्या, चाहे वो आधे घंटे बात करो, 20 मिनट बात करो, 40 मिनट, आप उत्तराखंड के मुद्दों के बारे में बात करिए। और जब उत्तराखंड का हर शख्स और हर नागरिक अपने अपने स्तर पर अन्य लोगों के साथ में इसी किस्म के लाइव करेगा, एक लाइव के माध्यम से हम लोग उत्तराखंड में क्रांति, एक सकारात्मक क्रांति, एक विकास की क्रांति लाने का प्रयास करें, ताकि उत्तराखंड के हर घर में जो है, उत्तराखंड के हर नागरिक के साथ में उनका जीवन और प्रदेश की बेहतरी जो है आगे बढ़ सके।
धन्यवाद बहुत रमेश। धन्यवाद। और आप सब दर्शकों का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। कल फिर मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।